नमस्कार दर्शकों, खुला आकाश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम सभी अवगत हैं कि ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत व्यापक परिदृश्यों के साथ आज देश में अपनी खास पहचान बना चुका है। बात क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की करते हैं, बात हम जागरूकता की करते हैं, बात हम महिलाओं के अधिकारों की करते हैं और बात हम गरीबों की भी करते हैं, बात हम जो लाइलाज मरीज हैं उनकी भी करते हैं और उन्हें भोजन कैसे पहुंचाया जाए, इन सभी विषयों पर बातचीत करते हैं। तो बिल्कुल आज जो हमारे कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट के तौर पर आमंत्रित की गई हैं पल्लवी सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही अमृता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अवगत कराते चले कि नव अस्तित्व फाउंडेशन की दोनों को फाउंडर हैं और आज जो इनका नव अस्तित्व फाउंडेशन है इसके अंतर्गत साईं की रसोई कार्यक्रम चलाया जाता है। आप सभी जानते होंगे साईं की रसोई बड़ा ही फेमस जो है फूड सप्लाई का कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो दर्शकों, इसके पहले कि हम इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, आइए देखते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है, कैसे काम कर रहा है, अब तक कहां तक ये योजना पहुंची है। मिशन इंद्रधनुष। बच्चे किसी भी राष्ट्र का आने वाला कल होते हैं और एक सशक्त कल की इमारत हमेशा आज की सेहतमंद बुनियाद पर ही टिकी होती है। लेकिन अतीत में कई मासूम जिंदगियां सिर्फ इसलिए बीमारियों के गिरफ्त में आ जाती थी क्योंकि उन तक समय पर जरूरी टीके नहीं पहुंच पाते थे। बच्चों को बीमारियों से बचाने और देश के भविष्य को सुरक्षित करने के इसी संकल्प का नाम है मिशन इंद्रधनुष। भारत सरकार के इस दूरदर्शी और जीवनदायिनी पहल ने देश के स्वास्थ्य परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जैसे आसमान में बिखरे सतरंगी हर कोने को खूबसूरत बना देते हैं, ठीक वैसे ही मिशन इंद्रधनुष देश के उन दुर्गम और सुदूर इलाकों तक सुरक्षा का घेरा पहुंचा रहा है जहां पहले स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचना बेहद ही कठिन माना जाता था। इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य उन सभी बच्चों और गर्भवती माताओं तक पहुंचना है जो किसी न किसी वजह से नियमित टीकाकरण से छूट गए थे। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ यह मिशन का एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर उभर रहा है। इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत इसकी सघन निगरानी और सघन मिशन इंद्रधनुष जैसे उन्नत चरण है, जिन्होंने देश के कोने कोने में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हकीकत में बदला है। अब तकनीक के तालमेल से हर बच्चे के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है, जिससे कोई भी बच्चा सुरक्षा के इस चक्रव्यूह से बाहर न छूटे। यह अभियान सिर्फ सुई की एक चुभन नहीं, बल्कि हर माँ को मिलने वाला वह भरोसा है कि उसका आंचल अब हमेशा खुशियों से भरा रहे। मिशन इंद्रधनुष की बदौलत आज देश की हर वंचित और ग्रामीण परिवार अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को लेकर निश्चिंत है। स्वस्थ बचपन से ही समृद्ध भारत का मार्ग प्रशस्त होता है और यह मिशन साबित कर रहा है कि जब देश का हर बच्चा सुरक्षित और सेहतमंद होगा तभी हमारा भारत वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति बनकर पूरी तरह मुस्कुराएगा। तो दर्शकों, अभी आपने मिशन इंद्रधनुष योजना के विषय में जाना, तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा मेरे बगल में बैठी हुई अमृता जी, आपसे कैसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद वापस दर्शकों के बीच में आते हुए, और अब तक आपकी जो साईं की रसोई कार्यक्रम है जो कि नवस्थित फाउंडेशन के अंतर्गत आप बहुत सारे कार्यक्रमों को चलाती है, मैं देख पा रही थी, तो ये साईं की रसोई का जो कॉन्सेप्ट कैसे आया? पहले आपने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो मैं बहुत फेमिलियर हूँ इस कमरे से, इसलिए कई बार आई हूँ तो अच्छा ही लग रहा है। हर बार एक नया अनुभव लेकर आती हूँ। और आपने पूछा कि साईं की रसोई का जो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और आपने कहाँ से शुरू किया। तो मैं आपको बताऊं कि हम इस देश में रहते हैं और इस देश के प्रति हम सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है। तो 2018 में ये शुरू किया गया था, 3 जून 2018 को, और इसका साईं की रसोई के नाम से हमारी संस्था नव अस्तित्व फाउंडेशन ने शुरू किया था। बात ये थी कि मैं एक अपना हंगर इंडेक्स देख रही थी भारत का, तो उस वक्त पता चला कि उस साल हम 110वें नंबर पे थे। तो 110वें नंबर पर कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं था हमारा। मुझे लगा कि इतने लोग भूखे रहते हैं इस देश में और हंगर इंडेक्स की इतनी ख़राब स्थिति है, 20 करोड़ लोग कह रहे हैं कि भूखे सो जाते हैं पर डे। कितने बच्चे, कितने लोग, कितने बुजुर्ग। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी शुरुआत करी जाए। फिर मैंने और पल्लवी ने डिसाइड किया कि हम एक छोटी सी शुरुआत करेंगे और 50-100 लोगों को अपनी तरफ से भोजन खिलाएंगे। हमने शुरू तो कर दिया
और धीरे 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 ये नहीं समझ आया था कि ये इतनी बड़ी ज़रूरत भी है। और उसके बाद ये कारवां बढ़ता गया और आज 9 साल हो गए इस कार्यक्रम को। और ये प्रतिदिन जो पीएमसीएच में मरीज़ के परिजन आते हैं इलाज कराने के लिए, हम उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं। घर का बना एकदम पौष्टिक न्यूट्रिशियस मील हम कोशिश करते हैं कंप्लीट थाली के रूप में उनको प्रोवाइड कराने। तो क्या ये बिल्कुल निःशुल्क होता है? बिल्कुल, एक तरह से तो आप भोजन के लिए कह सकते हैं कि ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, लेकिन हम जो लोग भोजन लेते हैं उनसे आग्रह करते हैं कि अपने पीछे वाले व्यक्ति के लिए अगर आप 5 रुपये भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें तो ये एक बड़ी सेवा होती है। और इस तरह से हम 3-4 चीज़ों को एक साथ कवर कर रहे हैं। एक तो उनका आत्मसम्मान जिंदा रहता है जब वो 5 रुपये डोनेट करते हैं पीछे वाले के लिए, बहुत हक से खाना लेते हैं। दूसरा कि उनको ये अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे लिए अगर कोई कर रहा है तो मैं भी किसी के लिए करूं। तो ये एक मोटिव था जिस तरीके से ये भोजन कराया जाता है लोगों को। और हालांकि वो 5 रुपये बस सिर्फ इसलिए हैं कि एक डिसिप्लिन मेंटेन हो और एक हैबिट लोगों में डोनेट करने की आए। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। इसके पहले कि मैं इससे संबंधित एक सवाल करूं, पल्लवी जी से दूसरा सवाल करूंगी, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा भी ये कार्यक्रम है और पैड विमेन के रूप में भी आप अपनी खास पहचान आप लोग रखती हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा और पीरियड्स के दौरान क्या जानकारी आवश्यक होती है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और खासकर ये पैड विमेन का जो एक तरीके से आपको वजीफा दिया गया, ये क्या है? हाँ, वजीफा वर्ड सुन के आपका बड़ा अच्छा लगा लेकिन ये कहूँगी कि एज अ पैड विमेन ऑफ बिहार, हालांकि नमस्ते जो फाउंडेशन ने अपनी सफ़र 2012 से शुरू की, लेकिन स्वच्छ बेटियां स्वच्छ समाज का जो कैंपेन है वो हमने 2017 से शुरू किया और तब से निरंतर ये सफ़र बिहार के 38 जिला में चल रहा है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर साल हम 1 लाख महिलाओं और बच्चियों तक पहुंच सकें और उन्हें जागरूक कर सके किसी न किसी रूप में, चाहे वो उनके स्वच्छता को लेकर हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, उनकी सुरक्षा को लेकर के हो। यही हमारी कोशिश रहती है। और बेसिकली हम यही चाहते हैं, चूँकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन की बात जो आपने करी है, उसकी स्थिति जब हम काम शुरू कर रहे थे उस वक्त बहुत ही बुरी थी। तब पैडमैन जैसी कोई मूवी नहीं थी जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएं, बेनिफिटेड हो जाएं। उस वक्त जब हम स्लम में जाकर शुरुआत किए थे हम दोनों, तो लोग हमें लिटरली भगा देते थे कि क्या बात करने आ गई हैं आप, हमारी बहू बेटियों को ख़राब कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं। इनफैक्ट हमारा सो स्ट्रगल घर से ही शुरू हुआ कि ये कोई विषय है काम करने का? कोई भला मेंस्ट्रुअल मतलब मासिक माहवारी पर कोई काम करता है, कोई बात करता है? मतलब ये तो शर्म का विषय है, घर के अंदर रहना चाहिए और तुम इस पे खुलकर बात करोगी। तो समझिए कि घर और बाहर के चैलेंजेस को साथ लेते हुए ये सफ़र काफ़ी लंबा है और ये आज भी जारी है। बदलाव बहुत आए हैं और बदलाव अभी भी बहुत ज़रूरत है बदलाव की, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि लोग, एक अच्छी बात इतने दिनों में ये हुई कि कपड़े से स्विच ओवर, जो नया जनरेशन जो है वो पैड यूज़ करने लगा है। लेकिन आज भी गांव में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी बच्चियों को तो प्रमोट कर देते हैं कि आप यूज़ करो सैनिटरी पैड, लेकिन खुद आज भी वो पुराने कपड़ों का ही पैड इस्तेमाल करती हैं। तो ये बदलने की आज भी ज़रूरत है और वक्त बदल रहा है। बेसिकली हमारा फोकस होता है कि हाइजीन पे हम ज़्यादा फोकस रहते हैं, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जानकारी की अभाव है। और ये अभाव न कि सिर्फ रूरल में नहीं है, अर्बन में भी है। आज भी हमारी कोशिश यही रहती है कि आजकल वी वॉश आ गया है, तो बिना डॉक्टर कंसल्टेंसी के मैं यही कहूँगी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप बिना कंसल्टेंसी के यूज़ नहीं करें। आप किसी भी हाइजीन के लिए पानी जो है वो बिल्कुल पर्याप्त है, बिल्कुल सही है। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी आता है उससे हमें अपने इंटीमेट ऑर्गन्स को वॉश करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। शायद यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम खुलकर महिलाओं के शारीरिक बनावट से लेकर उनकी स्वच्छता के विषय पर में बात करते हैं। अब वीवॉश की भी आपने बात कर दी है। बहुत सी महिलाएं, और आप उनके जो पर्सनल बाथरूम है वहाँ जाएंगी तो ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और कहेंगे हम अपने हाइजीन का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता ही नहीं है कि पीएच भी कुछ होता है और उनके शरीर में अगर आप बिना मतलब कि ये प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं या वॉश करते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होने के भी, लगातार इस्तेमाल करने के इंटरनल इंजुरीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले समय में कैंसर का भी खतरा, अभी जो नए रिपोर्ट्स आए हैं। अमृता जी, अब आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि हमने बात यहाँ पर कैंसर की कर दी, हमने बात
बीमारियों की कर दी। कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट, मैं किसी प्रोडक्ट को ब्लेम नहीं करूंगी और क्लेम भी नहीं करूंगी, कोई ना कोई जो इंटरनल सफाई की बात उठती है उसमें अक्सर बिना जानकारी के महिलाएं या उनके पति देव या उनके पड़ोसी या किसी महिला से जानकारी लेकर वो इस्तेमाल करती हैं, तो इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनकी भी आपको जानकारी कहीं ना कहीं हो ही गई होगी, ऐसे भी महिलाओं से आप बिल्कुल मिलते हो। बिल्कुल, हम तो उनसे बात करने के दौरान बहुत कुछ हमें पता चलता है कि इन्हें परेशानी क्या हो रही है। और जितनी महिलाओं से हम अभी तक मिले हैं, ज़्यादातर को नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बजाय अपने पड़ोस वाली से पूछ के किया है। तो ये परेशानी तो बीमारियों के बारे में लोग अवेयर नहीं हैं, जानकारी नहीं है, तो ये तो फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अब वापस हम मतलब हाइजीन पर ही बात करते हैं। और हाइजीन अगर हम अपने आप को हाइजीन नहीं रखते हैं, मैं जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई महिलाएं हैं डेफिनेटली काफ़ी अवेयर हो चुकी हैं, बहुत जानकारी भी रखने लग गई आप लोगों के माध्यम से। लेकिन सवाल ये उठता है कि जानकारी रखना और जानकारी देना दोनों दो बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वैसी महिलाओं को कैसे ट्रीट करती हैं, क्या शिक्षा देती हैं? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है तो जब हम कम्युनिटी में बैठते हैं ना तो बहुत मुद्दों पर बात करते हैं। सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हाइजीन उठाते हैं, क्योंकि हाइजीन तो पहले उनको समझ नहीं आता है। जब उनके पारिवारिक परिवेश की बात शुरू होती है ना, तब जाकर हम कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्ट होती हैं, तब वो बताती हैं कि हमें क्या क्या परेशानी हो रही है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगी कि जब हम मेनोपॉज वाले एज में आते हैं और गांव में जब आप जाएंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि जब महिलाएं मेनोपॉज वाले एज में जाती हैं तो उसको परिवार में बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। उनको लगता है ये बहुत झगड़ालू हो गई है, ये बहुत गुस्साती है, ये फलाना फलाना बहुत सारी बातें। तो उन्हें चूंकि जानकारी नहीं है तब हम उनको बताते हैं कि, और जैसे पीरियड्स है तो पीरियड्स को मैनेज करने के जो तरीके हैं जो बताए गए हैं वो उनको सही तरीके से अगर पता हो तो वो भी करेंगी, ऐसा नहीं। और गांव की महिलाएं, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि शहरों की महिलाएं ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं चीज़ों को समझने के कंपैरिजन में गांव की महिलाओं के। उनको अगर कोई चीज़ आप समझाएंगे ना तो उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेती हैं और फॉलो करती हैं। तो ये कहना कि वो हमारी बात को सिर्फ जागरूकता देते हैं तो वो फॉलो भी करती हैं, ये चीज़ सिनेरियो बदल जाता है शहर में। हम उनको जागरूकता बताते हैं तो उनको लगता है अरे ये क्या बताएंगे, हम तो सब पहले से जानते हैं। और ये जो पहले से जानते हैं कि मेंटालिटी वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वो माइंडसेट पहले से फिक्स होता है और उसका असर है। हाँ, उसका असर। और क्योंकि हम शहर में रहते हैं, जबकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अभी हम एक कॉलेज में बच्चियों के 250 बच्चियों के साथ मैं बात कर रही थी और जब मैंने उनसे बात करी कि पीरियड्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है तो मुझे लगा कि कितने % बच्चों से हमने पूछा कि आपको पीरियड्स के बारे में क्या पता है, पीरियड्स क्या होता है। दे डोंट नो और दे डोंट वांट टू टॉक। उनको लगता है ये कैसे बोल सकते हैं। तो ये शहरों की हालत आज भी हेजिटेशन है। और ये हमारे पटना शहर की हम लोग बात कर रहे हैं। हेजिटेशन में अक्सर मैं सुनती हूँ ना कि पुरुषों का योगदान है कि पुरुष के सामने हम नहीं बात कर सकते। नहीं, ऐसी लेकिन मैं तो देख पा रही हूँ कि महिलाओं में हेजिटेशन है। पुरुषों का तो देखिए, अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं यही बोलूंगी कि पुरुष हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। एग्जैक्टली, पुरुषों ने हमेशा महिलाओं का साथ दिया है। मैं भी हमेशा ये और ये टैबूज और ये वॉल क्रिएट महिलाओं ने ही कर रखा है। एक चीज जो पुरुषों के, जो महिला और पुरुष और हाइजीन के बीच में आता है वो है पुरुषों का डिसीजन मेकर होना। बस यही पर हमें महिलाओं प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पुरुष कमाता है, हमारा जो भारत का समाज है, और महिलाओं को उनके पैसे पर डिपेंडेंसी होती है। तो महिलाएं अपनी बात सही मायने में पुरुष तक पहुंचा ही नहीं पाती हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हाइजीन का, क्यों चाहिए ये चीज। और यहीं पर पुरुष, उसको पता नहीं है तो तुमको मदद कैसे करेगा। पहले अपनी बात नहीं कर पाती है ना कि क्या किस बात के लिए बजट में हमारी हाइजीन भी आनी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बोलूंगी कि हर घर में उठाकर देखिए, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है रोकने में। वो कहती हैं हमारे समय में नहीं था तो अभी भी जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे समय में नहीं था, अभी जरूरत है भाई। तो ये चीजें हैं और इसमें पुरुषों को तो बिल्कुल ही नहीं। आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी बात की भी कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हम सभी के घर में अक्सर देखने सुनने को मिलता है। और जो सच भी है, सच भी झूठ नहीं है कुछ भी। अब देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। तो अमृता जी के बाद मैं पल्लवी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सवाल ये है कि इन महिलाओं को कैसे हैंडल करती हैं, जो हमारे जमाने में नहीं था तो अब कैसे होगा। महिलाओं को कैसे, इन महिलाओं को आप कैसे हैंडल करती हैं? करना ही पड़ता है ना। पहले तो देखिए, आप जब कहते हैं ना कि जब आप किसी से जुड़ जाते, कम्युनिटी में तो सबसे पहले आपको जुड़ना पड़ता है, दिल से जुड़ते हैं। और जब दिल से जुड़ते हैं तो आप उनकी हर बात को पहले सुनिए,
क्योंकि आप अपनी बात रख दीजिए तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बात सुनी जाएगी। तो आपको पहले दूसरों की बात सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और फिर सुनकर समझकर उन्हें प्यार से अपने तरीके से हमें समझाना होता है। अच्छा, मैंने सुना है कि अब आप लोग जो है नवस्थित फाउंडेशन के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रहे हैं, बिल्कुल। और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी अभी आपने बात कर दी है कि पहले सुनिए, अडॉप्ट कीजिए, उसके बाद बताइए। तो चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि जो आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जी। वो कहाँ तक पहुँचा है और किस क्षेत्र में बच्चों को या बुजुर्गों को या महिलाओं को स्किल्स किया जा रहा है, स्किल में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा हुनरमंद के नाम से जाना जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और इसमें ये सबके लिए डिज़ाइन किया है, हर एज ग्रुप के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, लड़के हैं, यूथ हैं, बुज़ुर्ग तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बुज़ुर्ग महिलाएं भी जुड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि आज भी उनकी इच्छा है कि वो कुछ सीखें। और इसमें हर तरह की, जैसे आप कह सकते हैं, सिलाई हो, इसमें मधुबनी पेंटिंग है, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कोर्सेज़ है, इस तरह के कोर्सेज़, छोटे छोटे कोर्सेज़, ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ हैं। तो हमने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स इस तरह से एज़ पर नीड हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है, और ये निःशुल्क होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। अच्छा, और मैं पूछने वाली थी कि पैसे कितने देने होते हैं? नहीं, निःशुल्क होता है। हम लोग डोनर्स से कनेक्ट करते हैं ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो, कंप्लीट पेमेंट नहीं देना हो। लेकिन कभी कभी कुछ प्रोग्राम ऐसे भी डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें माइनर पेमेंट, जैसे 100 to 500 के बीच में, ताकि बच्चे उसके वैल्यू को समझें। कंप्लीट किसी चीज़ को फ्री कर देने में नवअस्तित्व कभी भी बिलीव नहीं करता है, चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो, वो 5 रुपीज़ हम लोगों ने रखा है ताकि लोग उसके वैल्यू कर सकें। अच्छा, आपने अब भोजन की बात कर दी है, तो मैं पुनः अमृता जी के पास चलूंगी। मैडम, काफी कम, मतलब कि आपने कोई फी डिसाइड नहीं किया कि आपको इतने पैसे देने हैं, नहीं, तो डेफिनेटली बजट का भी इशू होता है। तो ये बजटिंग कहाँ से, मान लीजिए, कौन लोग करते हैं, कैसे संभव है? जब हमने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत सारे दर्शक के भी मन में आएगा कि मैं भी कोई पुनीत कार्य करूं, हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो वैसे और ये एक्चुअली में जो दर्शक हैं हमारे, ऐसे ही लोगों के सहयोग से चल रहा है। 2018 में जब हमने शुरू किया था, हम 3-4 लोग थे और उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करके शुरू किया था। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और आज पूरे हिंदुस्तान से, मैं कह सकती हूँ पूरे हिंदुस्तान से इस रसोई को सपोर्ट मिलता है। और सिर्फ आपके और हमारे जैसे लोग, जो मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने स्पेशल डेज़ को, अपने विशेष दिनों को, जैसे अपना जन्मदिन, जैसे अपनी मैरिज एनिवर्सरी, जैसे अपने माता पिता की पुण्यतिथि, इसमें अगर आप चाहें तो आप कुछ लोगों को भोजन करा सकते हैं। और यकीन मानिए कि मैं पटना के लोगों को सल्यूट करना चाहती हूँ कि इस रसोई को आज तक यहाँ के लोगों ने पैसे की वजह से बंद नहीं होने दिया। और ये मैं हमेशा इस बात को लेकर बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि जिस दिन कभी बहुत चैलेंजेस आते हैं कि बंद कर देते हैं, नहीं होगा, नहीं मैनेज होगा, लेकिन पता नहीं लोगों के अंदर कैसे ये भावना आती है, और वो खुद ही फ़ोन करके कहते हैं कि अमिता जी, इसको चलने दीजिए। जितना जिससे संभव हो रहा है वो उतना मदद कर रहा है। और यकीन मानिए, रोज़ 200 से 250 लोगों का खाना बनता है निःशुल्क, और वो भी PMCH में। और वो भी जब हम खड़े होते हैं तो हमें यकीन नहीं होता है कि हम इतने लोगों को फीड करा तो चुके हैं। ये कहाँ पर, PMCH? नहीं, PMCH में खाना नहीं बनता है, PMCH में खाना बन कर जाता है। अच्छा। कंटेनर्स होते हैं, उसमें फूड गरम गरम खाना बनता है, समझिए चूल्हे से उतरता है, और एक ई रिक्शा है हमारा जो वहाँ पहुँचाता है। और इस रसोई की जो ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि मैंने विमेन एम्पावरमेंट को हम दोनों ने मोटिव बनाया था, और ये रसोई सिर्फ महिलाएं चलाती हैं। तो अमृता जी, अब मैं इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हमारे जो दर्शक गण हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगी? देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि समाज के लिए मैं करती हूँ, तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि समाज आपको दुनिया में लेकर आता है, और समाज को अगर आप सक्षम हैं तो अपने समाज को कुछ ना कुछ ज़रूर लौटाइए, किसी न किसी रूप में ज़रूर लौटाइए, जिससे समाज अच्छा, विकसित और समृद्ध बन सके। नफ़रत मत फैलाइए, प्यार फैलाइए। प्यार से समाज बनता है, नफ़रत से समाज बंटता है। और यही संदेश मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों की मदद करने का जज्बा कभी मत छोड़िए, चाहे वो एक गिलास पानी से ही क्यों ना हो। मतलब तो जब तक आप समाज को देंगे तब आपको समाज भी रिटर्न देता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा संदेश है अमृता जी। और पल्लवी सिन्हा जी, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात की है, तो मैं चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ज़रूरी है, क्या संदेश आवश्यक है, हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर दें। बिल्कुल, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बात को अंदर ही रखे रह जाएंगे। तो कहने को बहुत कुछ है,
एज अ वुमेन हमारे अंदर इतनी सारी बातें होती हैं जो हम चाहेंगे कि हम ज़रूर जाहिर कर सकें उन बातों को, और यही कम्युनिकेशन है। और उसके लिए महिलाओं को बोल्ड होना होगा, शिक्षित होना होगा, मुखर होना होगा, आगे आना होगा। और क्योंकि ये साई की रसोई पर आधारित है, तो मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ईच वन फीड वन। मैं हमेशा कहती हूँ ईच वन प्लांट वन, ईच वन फीड वन। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति में भी अगर बदलाव ला सके, उसे बदल सके, उसकी मदद कर सके, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा संदेश भी रहा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कार्यक्रम से जुड़कर हेल्थ एंड हाइजीन पर भी बात किया, और साथ ही साथ महिलाएं अपने आप को हाइजीन रखकर कैसे स्वस्थ रह सकती हैं, और साथ ही साई की रसोई के माध्यम से किस प्रकार लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है, और कोविड में खासकर सबसे ज़्यादा चर्चित रहा साई की रसोई। तो आप दोनों का धन्यवाद करते हुए अब आइए हम आपको लिए चलते हमारे आरोग्य योगा कार्यक्रम में। योग गुरु पूनम के साथ आज कीजिए खास योगा। इस प्रकार बैठेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे और आराम से बच्चों की तरह पीछे गिर जाना है और फिर वैसे ही उठकर बैठ जाना है। देख रहे हैं कितना मजेदार है। इस आसन का नाम ही है झूलन। यानी जब बच्चे चलना फिरना सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, तो सबसे पहले वो इसी तरह करते हैं। इसीलिए इस आसन का नाम ही रखा गया है झूलन आसन। मुझे तो काफ़ी आराम मिल रहा है। मेरे बैक पेन में मेरे शरीर को बहुत आराम मिल रहा है। तो आप इस आसन को कर सकते हैं। कम से कम तो 10 बार किया ही जा सकता है इस आसन को। वैसे ही इसी प्रकार लेटे रहेंगे जैसा कि देख रहे हैं। अभी तो मैंने झूला झूला है, इसके बाद मैं बच्चों की तरह लुढ़कूंगी, दाहिनी ओर फिर बाईं ओर। काफ़ी मज़ेदार है ना ये आसन। कम से कम 10 बार तो इन आसनों को कराना है। देखा काफ़ी मज़ेदार है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। इसी प्रकार उकड़ू में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और इस तरह दाहिना घुटना को आगे नीचे ज़मीन पे सटाते हुए बाएं घुटने को इस तरह पैर को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह बायां घुटना आगे, इसी तरह आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। जितनी दूरी जा सकते हैं जाएंगे। और घूमना कैसे है, बस कुछ नहीं, इसी तरह से हम घूम जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आसन काफ़ी मज़ेदार है। इसका नाम ही कौवा चाल है, बस काँव काँव नहीं करना होता है। तो अभी आपने योग गुरु के साथ योगा कर लिया है। अब बात पेडिक्योर के दूसरे सेगमेंट की। तो ब्यूटी एक्सपर्ट राजनंदनी हमें बता रही हैं कैसे आप पेडिक्योर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजनंदनी आपकी ब्यूटी एक्सपर्ट, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेडिक्योर करने का तरीका। क्योंकि अपने फेस और हेयर की देखभाल करने के साथ साथ अपने पैरों और हाथों की भी देखभाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम पेडिक्योर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पेडिक्योर करने के लिए सबसे पहले हम एक टब में या फिर पेडिक्योर टब में हम यहाँ पर गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो पेडिक्योर करने में सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन हमें एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देगा। सेकंड हम यहाँ पर डालेंगे मैनीपेडी साल्ट। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हमारे पैर की सारी गंदगी को रिमूव करेगा। लास्ट में हम ऐड करेंगे यहाँ पर मैनीपेडी शैम्पू। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पैरों की देखभाल करने के लिए हमारा जो पानी है वो तैयार हो गया है। पानी का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा गर्म होगा, क्योंकि गर्म पानी से आपके पैरों में रिलैक्सेशन होता है। थैंक यू सो मच राजनंदनी। तो दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि देश और दुनिया के विकास में हमारी महिलाओं का भूतपूर्व योगदान रहा है, चाहे विज्ञान का हो, चाहे वो राजनीति का रहा हो, या चाहे आप सामाजिक क्षेत्र की बात कीजिए। तो आइए देखते हैं आज हमारी जो योगदानी महिला है उसके विषय में जानते हैं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं मेसी जेमिसन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। उन्होंने 12 सितंबर 1992 को स्पेस शटल STS-47 मिशन के साथ इतिहास रचा।
17 अक्टूबर 1956 को अमेरिका के अल्बामा राज्य में जन्मी मे जेमिसन बचपन से ही विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति काफी उत्सुक रहा करती थी। उन्होंने रासायनिक अभियांत्रिकी की पढ़ाई की, फिर चिकित्सा की डिग्री प्राप्त कर डॉक्टर भी बनी। बाद में उन्होंने नासा के साथ अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में चयनित होकर अपने सपनों को साकार किया। अंतरिक्ष मिशन के दौरान उन्होंने जीवन विज्ञान और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग भी लिया। अंतरिक्ष यात्रा के बाद भी उन्होंने विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी नवाचार और युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के प्रति प्रेरित करने का कार्य जारी रखा है। तो दर्शकों, अब हम हमारी जो फील्ड एक्सपर्ट घूमता हुआ कैमरा चला रही, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सृष्टि गुप्ता जी के विषय में। तो आइए देखते हैं क्या बता रही हैं आज खास। जी शुक्रिया रूपम जी। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं घूमता कैमरा। और आज के घूमता कैमरा के इस खास एपिसोड में आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, हमेशा कई उद्यमी महिलाओं की कहानी आपके साथ लेकर आती हूँ, पर आज की कहानी थोड़ी खास है क्योंकि आज यहाँ पे एंटरप्रेन्योर वुमेन्स का मीटअप हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त है दिव्या आचार्य। उनसे जानते हैं वो क्या कर रही है अपनी फील्ड में अभी। मैं प्रोफेशनल कथक आर्टिस्ट हूँ और सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। अच्छा। और साथ ही साथ स्टडीज़ पे जाए तो एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ, अभी अभी शुरू किया है काम में। तो आप फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने पढ़ाई करी हूँ उसके लिए। हाँ। ओके। एंड आप कथक का क्या क्या क्लासेस कहाँ पे देती हैं? पटना में है? बहुत पर्सनल भी जाता है, पर्सनल लोगों के घर पे जाके, और एक इंस्टीट्यूशन है कंकड़बाग में, वहाँ पे सिखाते हैं बस। हमारे साथ अक्षरा है इस वक्त, जो कि मेकअप आर्टिस्ट है प्रोफेशन से, और साथ में और क्या कर रही है हमारे दर्शकों को बताइए आप। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं फ्रीलांस करती हूँ और उसके साथ साथ खुद से ही अपने वीडियोस बनाती हूँ, उन्हें शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, उन्हें पोस्ट करती हूँ, और फिर मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम करती हूँ जो उस क्षेत्र से लेना देना। चलिए, तो आपने अभी ये उद्यमी महिलाओं का जो यहाँ मीटअप हो रहा है, कि आपको क्या लगता है इसका क्या मोटिवेशन होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के? मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि हम सब ऐसे तो मिल नहीं पाते हैं क्योंकि सारे लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है सबको एक साथ लाने का और शायद ये एक अच्छा संगठन बन जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम यहाँ मिले जुलेंगे, अपनी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करेंगे तो वो आगे चल करके और भी लोगों तक पहुँचेगी। हमारे साथ इस वक्त है नाहिद, जो कि स्मॉल बिजनेस करती हैं, अपने घर से ही शुरुआत इन्होंने की है। केक बेकरी करती है ना? हाँ, होम मेकर हूँ मैं। अच्छा। और घर से चीज़ केक, हाँ, चीज़ केक, केक्स और पाइनएप्पल केक, टी टाइम केक, बहुत सारे केक, जो टी टाइम केक जो लोग क्रीम वगैरह यूज नहीं करते। तो ये देखिए इनका बेटा भी है। मतलब उद्यमी महिलाओं की कहानी बहुत ही खास होती है कि वो घर संभालते हुए अपने बिजनेस भी संभालती हैं। अपनी जो विभिन्न क्षेत्र से वो लोग बिलोंग करती है, वहाँ की चीज़ों के लोगों के साथ शेयर किया है, और ऐसे आते लोग आपके साथ बहुत सारी कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए घूमता कैमरा। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहे आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम खुला आकाश।